जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए हम लोग भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। और कवर करने के लिए हम इसमें आपके लिए लेके आए घटना चक्र का पूर्वालोकन। हम लोग इसमें घटना चक्रीय पूर्वालोकन से कवर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम लोग घटना भारतीय इतिहास का टॉपिक लेके आए हैं हम लोग पाषाण काल। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा पाषाण काल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे कौन थे भाई, इसमें पूछा जा रहा है कौन थे ये भाई जैसा कि नीचे ऑप्शन में भी दिया गया यहाँ पे कौन थे। ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। ठीक, ये देखिए सारे एग्जाम आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये देखिए लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट में इसमें प्री में आ चुका है। आगे क्या दिया गया, आगे क्या दिया गया। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोहे लोहे लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ये भाई बताया गया पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन जो हो गया, इसका विभाजन किसने किया था भाई, ये पूछा जा रहा था। इसका विभाजन किसने किया था, इसका विभाजन किया था थॉमसन ने। ठीक, थॉमसन ने किया था। आगे देखिए एबीपीसीएस का पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी त्रियुगी विभाजन त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जार्गेंसन थॉमसन ने किया था। भाई नाम देख लेना थोड़ा सा। जार्गेंसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, इनका नाम भाई पूछा गया है कौन, थॉमसन जी थे। आगे क्वेश्चन क्या है आपका। उत्खनित क्वेश्चन है आगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, ये भाई हुआ आपका मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। देखिए जैसा कि इसको बताया गया है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो कि पड़ता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, आदमगढ़ और बागोर, दोनों के स्थान दिए गए। एक है राजस्थान भीलवाड़ा, एक है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान बताइए भाई। ऊपर से संबंधित है पूरा क्वेश्चन, ये कहाँ मिले भाई बताइए। इसमें ऊपर वाले अभी मैंने कौन से नाम पढ़ाए थे, इन्हें भाई बताया था आदमगढ़। आदमगढ़ आपका ये कहाँ था, अभी आपने जस्ट ऊपर देखा है। देखिए आदमगढ़ आपका कहाँ था, ये देखिए इसमें होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक, वह स्थान जहाँ से मिले हैं। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, मेन से पूछा 2006 में, वही क्वेश्चन 2008 में फिर से पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं आपको इससे पता चलता है क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भाई। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए बताइए भाई, किस स्थल से हुए प्राप्त। ये भाई आपके मदहदा मददहा सॉरी महदहा से और सराय नाहर राय से। ठीक है, इसका आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, इसके बारे में भी बताया गया इसमें। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जो वही आपका स्थान है महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। आगे देखिए आगे क्या है, ये आपका आरओ मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। भाई कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जस्ट अभी यही वाला क्वेश्चन आ गया है, बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए ये आपका भाई प्राप्त हुआ है सराय नाहर राय से और महदहा से।
ठीक, यही क्वेश्चन जो अभी जस्ट ऊपर आया, यही क्वेश्चन फिर से आ गया। ये देखिए, अभी में देखिए ये पूछा गया आपका RO मेंस पूछा गया, और ये वाला कहाँ पूछा गया है, ये आपका PCS के मेंस पूछा गया, और ये 2010 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, मतलब दोबारा से फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे देखिए, एक ही कब्रिस्तान से 3 मानव के कंकाल निकले। ये भाई कहाँ पे निकले हैं? एक ही कब्रिस्तान से 3 मानव के कंकाल निकले हैं। ये भाई निकले हैं आपके दमदमा से। ठीक, आगे देखिए, अभी भी पता होना चाहिए दमदमा भाई कहाँ पड़ेगा। आगे देखिए, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवदान ज्ञात हुए। इन शवदानों में से 5 शवदान युग्म शवदान हैं, और एक शवदान से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवदानों में एक एक कंकाल मिले हैं। आगे देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। बताइए भाई किस काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ये भाई आपकी प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। किसमें हुई खाद्यान्नों की सर्वप्रथम कृषि? नवपाषाण काल में। ठीक, देखिए यही इसमें बताया गया है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। जब उस समय पुराने युग में मनुष्य जब कृषि कार्य से परिचित हुआ था कि कृषि भी होती है कोई चीज़ की। आगे देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? बताइए भाई, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ में मिलता है? ये भाई मिलता है आपको नर्मदा घाटी में। देखिए क्या बताया गया, देखिए ऑप्शन डी है इसका। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। आगे देखिए, मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज, सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? बताइए भाई, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। आगे देखिए क्या बताया गया भाई इसमें, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, उसकी भी इन्होंने एक वो लिख दी, वैरायटी लिख दी है, बारलेव 8000 ईसा पूर्व में, नहीं, जौ को बताया है इन्होंने बारलेव 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व, नियर ईस्ट, भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। ये जहाँ जौ उगाया गया, बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। मतलब पहले जौ उगाया गया, फिर इन्हीं के आसपास गेहूँ भी आपको उगाया जाने लगा। आगे देखिए क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए भाई कहाँ से फिर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये भाई आपके प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। लहुरा देव, देखिए यही सेम क्वेश्चन है आपका यूपी लोअर PCS जो होता है, ये भाई किस में आया, 2004 में पूछा गया, फिर इसी एग्जाम में 2008 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। भाई जो लहुरा देव स्थित है कहाँ है? संत कबीर नगर में, यूपी के। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा इलाहाबाद जिले की बेलन घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भों में यदि अब विकल्पों में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प न होने की स्थिति में इसका पूर्व की भांति होगा, मतलब जो पहले हुए थे उसी की भांति होगा। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होता है तो। आगे देखिए
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भाई कहाँ प्राप्त हुए कृषि के, मेहरगढ़ से। आगे देखिए क्या कह रहा है, और इसकी व्याख्या भाई ऊपर वाले क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की उसमें व्याख्या कर दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइए। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मेहरगढ़ से। देखिए यही भी, यहाँ भी वही चीज़ थी, मेहरगढ़ से, और यहाँ भी वही आ गई। ये मेन से पूछा गया है, 2010 में पूछा गया, ये 7 में पूछा गया। आगे देखिए भाई, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भाई कहाँ से कृषि का अभ्युदय मतलब कृषि का उदय हुआ है, बताइए भाई कहाँ से इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये भाई प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। वही क्वेश्चन है भाई, पूरा बार बार वही घुमा के पूछा गया है, मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिलते हैं प्रारंभिक। आगे देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं बताइए। पशुपालन और प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये भी भाई हो जाएगा वही मेहरगढ़ से। देखिए मेहरगढ़ के वही बार बार 4 बार क्वेश्चन वही पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है प्री में। अच्छा अभी ये देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। बताइए कहाँ से प्रमाण मिले हैं, भाई मेहरगढ़ से। ये भी मेहरगढ़ होगा इसका। जैसा कि आगे देखिए इसमें क्या बताया गया, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7,000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4,000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही होगा इसका। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन के कहाँ से मिलते हैं बताइए, ये भाई बागोर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, बागोर से मिलते हैं। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है, मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के स्थित बागौर से मिलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। देखिए वही बताया गया, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग या कैलकोलिथिक युग का भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए कहाँ से हुआ भाई, ये आपके हुए मेहरगढ़ से। इसका आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। आगे देखिए, देखिए क्या कह रहा है ये, बलूचिस्तान ब्रैकेट में आया, बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में आपका, में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, नवता टोली का उत्खनन किसने किया था। बताइए नवता टोली का उत्खनन किसने किया था, ये भाई आपका उत्खनन किया था HD सांकलिया ने, HD सांकलिया ने नवता टोली का। ठीक, अगर पूछा जाए नवता टोली है कहाँ आपका, तो देखिए उसके लिए क्या बताया गया, नवता टोली आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। आगे देखिए, नवता टोली किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है बताइए नवता टोली। अभी हमने जस्ट ऊपर बताया है, नवता टोली आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। केवल इतना ही पूछ लिएगा नवता टोली कहाँ स्थित है। देखिए आगे देखिए क्या है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बताइए कैसे पहचान की गई है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, इसका आंसर हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के रूप में की गई है। जैसा कि देखिए इसमें क्या बताया गया,
नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत के शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की प्रथा या परंपरा रही है। इन समाधियों में जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्य समाधि, पिट सर्किल, कार्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर, ये बृहद पाषाण स्मारकों की समाधियां हैं। आगे देखिए, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, ये देखिए राख का टीला किससे संबंधित है? ये भाई आपका संगनकल्लू से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? संगनकल्लू। अगर पूछ दिया से संगनकल्लू कहाँ पड़ता है, ये भी तो जरूरी है भाई। देखिए, कर्नाटक के मैसूर के पास वेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे आगे। ये क्या हो जाएगा? भीमबेटका गुफाएं आपने सुना होगा, तो ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, भीमबेटका कहाँ पड़ता है इसके बारे में देख लीजिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांवर, हिरण आदि के चित्र हैं। लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ये भाई क्या हो जाएगा? भीमबेटका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमबेटका। अभी जस्ट आपने ऊपर देखा, यही क्वेश्चन देखिए यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जस्ट अभी आपने भाई ऊपर देखा है, कहाँ स्थित है भीमबेटका की गुफाएं? बताइए। ये भाई अब्दुल्लागंज रायसेन, भीमबेटका गुफाएं रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। आगे देखिए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? बताइए, किस शिलाश्रय से? शिला का मतलब पत्थर के जो बनाए गए थे, उससे सर्वाधिक भी मिले। अभी भाई जस्ट आपने इसके बारे में देखा है, भाई मिला भीमबेटका गुफाओं से मिले हैं सर्वाधिक, अभी जस्ट जैसा कि आपने देखा है। आगे देखिए, गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामांकन हुआ था। बताइए, किससे नामांकन हुआ था ये भाई? ये आपका हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। इसके बारे में देखिए क्या दिया गया है। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूने के कारण गिरवडी गैरिक मृतभांड संस्कृति OCP कहा जाता है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृतभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नाम पड़ा। आगे देखिए, क्या है? ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस प्रकार दफनाते थे? बताइए। जो भाई पहले थे, मृतकों को लोग, महाराष्ट्र के लोग घर में किस प्रकार दफनाते थे? ये भाई दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आगे देखिए क्या कह रहा है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको क्या कहते थे? जोरवे संस्कृति के नेवास दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों के घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों की फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियों और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। किसकी? मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती कब्र के अंदर। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सौदान से प्राप्त हुआ है? बताइए भाई। मानव के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला था भाई। ये कहाँ से मिला? ये भाई आपको मिला बुर्जहोम। देखिए, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है, बुर्जहोम से मिला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणी अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सौदान से प्राप्त हुआ है। गर्तावश मतलब गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले? देखिए सच से वही सवाल मिल गया, बुर्ज होम। आगे देखिए, गर्थ आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ये बुर्ज होम से मिले हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? कहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं? ये भाई आपके मिले हैं लेखिया, लेखिया, लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र की लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणी लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में, अधिकांश क्षतविक्षत हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का किसके साथ संलग्न इसका कार्यालय है? बताइए भाई, इसका भाई संस्कृति है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। जो आपकी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। आगे देखिए क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये भाई कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम। किसको? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। आगे देखिए, अलेक्जेंडर कनिंगम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए क्या है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? बताइए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भाई कहाँ पे है? ये भाई आपका भोपाल में है। देखिए क्या कह रहा है ये, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है भाई, आज हमने लगभग इसमें 36 क्वेश्चन भाई डिस्कस किए हैं। पाषाण युग का था। इसमें भाई हो क्या रहा है, आपने देख रहे होंगे, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे होंगे। देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इससे हमें आसानी मिलेगी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो आपके लिए कहीं ना कहीं जाके काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इसकी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।